नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक लाइव टीवी चैनल में। मैं इस समय मौजूद हूँ बांसगांव लोकसभा में। गोरखपुर में दो लोकसभाएं आती हैं, गोरखपुर और बांसगांव। गोरखपुर में तो रविकिशन शुक्ला जी हैं, बांसगांव में कमलेश पासवान जी हैं, इस समय जो वर्तमान सांसद हैं। और ये आखिरी चरण भी चुनाव का बचा हुआ है। अब 4 जून को रिजल्ट आएगा, 1 जून को आखिरी मतदान करके जनता ये साबित करेगी कि 4 जून को किसकी सरकार बननी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा 67 बांसगांव के प्रत्याशी श्रवण कुमार निराला जी, जो अंबेडकर जन मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। इसके पहले विधानसभा बांसगांव से ये चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन कुछ कारण रहा होगा कि जनता ने साथ नहीं दिया। इस बार फिर लोकसभा में उतरे हुए हैं। बहुत बाहुबली लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी किसी से कम नहीं है। तो हमारी कुछ बातें होंगी नेताजी से, मुद्दों को लेकर, कुछ पिछड़ेपन को लेकर, और जो समीकरण इस समय बन रहा है कि लोगों में एक बौखलाहट देखी जा रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार किसकी बनने वाली है। पहले धन्यवाद सर, आपने समय दिया। धन्यवाद सर आपको, आपने हमें समय दिया जी। सर, आप राष्ट्रीय जनमोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। जनमोर्चा पार्टी के पिछली बार आपने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा। तो बांसगांव लोकसभा की अगर बात करी जाए तो आपको बेहतर पता होगा कि कितना पिछड़ा है या कितना विकास हुआ है। सारी चीज़ें आपके नज़र के सामने होंगी। पहला तो हमारा सवाल है सर, मुद्दे क्या क्या आप हैं? चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बांसगांव लोकसभा का चुनाव है और चुनाव मैदान में बहुत सारे लोग हैं। यहाँ भाजपा का भी प्रत्याशी लड़ रहा है, सपा कांग्रेस का भी प्रत्याशी, अलायंस प्रत्याशी लड़ रहा है, बसपा का भी प्रत्याशी है, और मैं श्रवण कुमार निराला अंबेडकर जन मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में मैदान में हूँ। मुद्दे जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, मैंने कहा है, अपील भी किया है। हमारा जो हैंडबिल है, आपने देखा, मेरा ऐलान है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो सबसे पहले मुद्दा और जो जनहित की जो मेरी बात है, जो मेरा एजेंडा है, अगर मैं चुनाव जीतूँगा तो जितने भी दलित और पिछड़े गरीब भूमिहीन लोग हैं, हर परिवार को 1-1 एकड़ ज़मीन दिलाना हमारा मकसद है। इसके साथ साथ मनरेगा की मजदूरी 245 रुपया सरकार देती है और 100 दिन की गारंटी देती है। साल में 20 से 22 हज़ार रुपया देती है। उससे किसी का परिवार नहीं चल पाता है। और किसी मानवीय दृष्टि से भी देखें तो सरकार आम जनता, गरीब जनता का मनरेगा मजदूरी के नाम पर शोषण कर रही है। उस पर अंबेडकर जन मोर्चा का सीधा ऐलान है कि अगर हम ताकत में आते हैं, अगर हम चुनाव जीतते हैं, तो सरकार किसी की रहे, हम सरकार पर दबाव बना करके मनरेगा की मजदूरी 1000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कराएंगे। कम से कम एक परिवार को एक साल में 2 लाख रुपया मिलना चाहिए, तब जाकर वो परिवार सम्मानजनक तरीके से जी सकता है। दवाई फ्री सबका होना चाहिए और पढ़ाई फ्री सबका होना चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि आपको ये बात समझ में भी आ रही होगी, लग भी रहा होगा कि यार लोग 1 डिसमिल ज़मीन तो दे नहीं पाते हैं। निराला जी अब तो 1 एकड़ की बात कर रहे हैं। ये जो 1 एकड़ का मुद्दा है, 1 एकड़ देने की जो बात है, ये बात श्रवण कुमार निराला कोई हवा में नहीं कर रहे हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के आधार पर हम बात कर रहे हैं। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के हर नागरिक को समान अधिकार दिया है, बराबर का अधिकार दिया है। आप देखेंगे कि आज लोकतंत्र है, वोट पड़ने जा रहा है, तो वोट के सवाल पर, वोट के मामले में हम सब बराबर हो गए। अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो। कभी एक दौर था कि स्टेट लोग वोट डालते थे। एक ज़िले में एक आदमी, एक मंडल में एक आदमी वोट डालता था। सरकार किसकी बन गई, कब बन गई, कैसे बन गई, ये किसी को मालूम नहीं चलता था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष करके आम जनता, गरीब जनता को ये हक दिया कि आप सरकार चुनो। जबकि उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये मुद्दे जब उठा रहे थे तो महात्मा गांधी जैसे लोग उनके विरोध में खड़े थे कि भाई गरीबों को कैसे सरकार बनाने का हक दे दिया जाएगा। लेकिन फिर भी ये नामुमकिन बात को बाबा साहब ने मुमकिन करके दिखाया। आम जनता को वोट डालने का अधिकार दिया, मतलब आम जनता को ताकतवर बना दिया। उसी जब वोट के मामले में, उसी बाबा साहब की सोच के आधार पे मैं कह रहा हूँ, वोट के मामले में हम बराबर हो गए। लेकिन आज भी इस देश के अंदर, आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा बीत गए, आज भी इस देश के अंदर किसी के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन
और किसी के पास 1 डिसमिल ज़मीन नहीं है। बात मैं सिर्फ दलितों की नहीं कर रहा हूँ, बात मैं सिर्फ पिछड़ों की नहीं कर रहा हूँ, अपर कास्ट में भी, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं, सारे ब्राह्मण अमीर नहीं हैं, बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जो भीख मांग के खाते हैं, बहुत सारे ऐसे ठाकुर भी हैं जो 1 जून की रोटी के लिए परिवार वो संघर्ष कर रहा है। तो मैं हर जाति वर्ग के गरीब भूमिहीनों की बात कर रहा हूँ। और ज़मीन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार की रिपोर्ट कह रही है। और अभी बगल का राज्य तेलंगाना, वहाँ की सरकार ने वहाँ गरीब जो भूमिहीन लोग हैं उनको ज़मीन खरीद करके 3-3 एकड़ ज़मीन दिया है। तो जब वहाँ बगल का राज्य तेलंगाना 3 एकड़ ज़मीन दे सकता है तो मैं तो 1 ही एकड़ की बात कर रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश की सरकार 1 एकड़ क्यों नहीं देगी? ये जो सरकार बीजेपी की है ये आम जनता को भिखारी बनाना चाहती है, उसका अधिकार नहीं देना चाहती, उसका हक नहीं देना चाहती है। क्योंकि जब जनता को हक मिल जाएगा तो जनता मालिक हो जाएगी, जनता मजबूत हो जाएगी। तो ये जो सरकारें हैं, ये सरकारें गरीब जनता को निरीह बना के रखना चाहती हैं। इसलिए मैंने दावा किया, इसलिए मैंने ऐलान किया कि अगर श्रवण कुमार निराला बांसगांव लोकसभा से एमपी बनते हैं तो 1 एकड़ ज़मीन, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मैं ये बात दावे और डंके के चोट पे कह रहा हूँ कि अगर श्रवण कुमार निराला एमपी बनेंगे तो 1 एकड़ ज़मीन हर गरीब भूमिहीन को मैं 1 महीने के अंदर अंदर सरकार को मजबूर कर दूंगा कि सरकार ज़मीन देना ही पड़ेगा सरकार को। अभी आपने देखा पिछले दिनों 10 अक्टूबर को मैंने गोरखपुर में ज़मीन के सवाल पर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें लाखों लोग गोरखपुर कमिश्नर को घेर लिए थे। उस दिन मुख्यमंत्री भी, पूरा शहर जाम हो गया था। उस आंदोलन के दौरान सरकार घबरा गई, सरकार डर गई और सरकार ने क्या किया, मुझे को मैंने गोरखपुर में ज़मीन के सवाल पर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें लाखों लोग गोरखपुर कमिश्नर को घेर लिए थे। उस दिन मुख्यमंत्री भी, पूरा शहर जाम हो गया था। उस आंदोलन के दौरान सरकार घबरा गई, सरकार डर गई और सरकार ने क्या किया, मुझे गिरफ्तार किया और मुझे तमाम हमारे साथियों के साथ सरकार ने गिरफ्तार किया। अभी मैं 22 दिन जेल में रहा हूँ। अभी मैं 22 दिन जेल में रहा। बल्कि उस आंदोलन को सरकार बदनाम भी करने की बहुत कोशिश कर रही थी कि इसमें फ्रांस से फंडिंग आया है, फ्रांसीसी एक पत्रकार भी गिरफ्तार हो, जबकि वो फ्रांसीसी पत्रकार डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला, आप जैसे रिपोर्टर हैं वैसे वो भी एक रिपोर्टर था, आ गया था, रिपोर्ट करने आ गया था। तो खैर, तो अभी उस मुद्दे पे, ज़मीन के सवाल पे मैं लड़ा तो मैं 22 दिन जेल रहा। उसके बाद मैंने कहा था कि मैं चौरी चौरा से लेकर गोरखपुर तक आक्रोश यात्रा निकालूंगा। फिर 17 जनवरी को सरकार ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, फिर मैं 4-5 दिन जेल रहा। तो ये जो सरकार बार बार मुझे जेल भेजती है, बार बार मुझे गिरफ्तार करती है, इससे पता चलता है कि सरकार डरी हुई है, सरकार कमज़ोर है। जब सरकार कमज़ोर पड़ती है तो नेताओं को जेल भेजती है। तो ये जो मेरी लड़ाई है, और उसके बाद आप मुख्यमंत्री का भी बयान देंगे तो मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि मैं अगले 2 महीने में 1.25 करोड़ लोगों को ज़मीन दे दूंगा। तो मेरा मतलब यही है कि जो आप 5 किलो राशन दे रहे हो, जनता को भिखारी बना रहे हो, आप राशन बंद करो ना, क्यों फ्री में देते हो? आप 1 एकड़ ज़मीन दो, हम 5 किलो राशन सरकार को देने के लिए तैयार हैं। हम भिखारी हैं? 5 किलो अनाज के लिए हमारे दलित पिछड़े गरीब समाज के लोग कोटेदार के यहाँ जाके नंबर लगाते हैं। कोटेदार को भी लगता हम अपने बाप के घर से दे रहे हैं, प्रधानमंत्री कहता हम अपने बाप के घर से देते हैं, सीएम कहते हम अपने बाप के घर से देते हैं। भैया, नरेंद्र मोदी के पिताजी इतने बड़े अमीर नहीं थे कि इतना ज़्यादा पूरा देश भर के लोगों को अनाज पहुंचवा दे रहे हैं। गरीब आदमी साबुन खरीदता तो टैक्स देता है, पानी खरीदता है तो टैक्स देता है, जूता खरीदता तो टैक्स देता है, दाल खरीदता तो टैक्स देता है, और तेल खरीदता तो टैक्स देता है। हमारे टैक्स को ले रहे हो, टैक्स दुनिया भर का बढ़ा दिए, और हमारे 100% टैक्स ले रहे हो और 5% वापस करके एहसान जता रहे हो। तो ये जो सरकार है जो बेईमानी कर रही है, मेरा ही पैसा लेकर के 100 रुपया लेकर के 5 रुपये वापस करके नौटंकी दुनिया भर का कर रही है, तो सरकार को मैं बेनकाब कर दूंगा। ये मेरा मुद्दा है, ये मेरा एजेंडा है। जनहित, जनता की मैं आवाज़ बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं चुनाव मैदान में हूँ। अब सवाल बात ये खड़ा होता है कि जो सामने आपको लगेगा भी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक तरफ भाजपा का प्रत्याशी, एक तरफ सपा का, कांग्रेस का प्रत्याशी, एक तरफ बसपा का प्रत्याशी। तो इन प्रत्याशियों की हैसियत बता दूं कि आज जो भाजपा का प्रत्याशी कमलेश पासवान 15 साल से यहाँ पे वो सांसद है, लेकिन एक भी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट वो नहीं बता सकता है जो उसने स्पेशल काम किया हो। बेरोजगारी के सवाल पर उसका कोई काम नहीं। भाई साहब, बगल में सरदार नगर है, शुगर मिल, एशिया का सबसे बड़ा ये शुगर मिल था, एशिया का सबसे बड़ा शुगर मिल बर्बाद हो गया। ये 15 साल से सांसद है,
मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, एक भी बार सदन में खड़ा होकर के ये लोग जनता की आवाज़ नहीं उठाए। हजारों लाखों परिवार इस शुगर मिल से जीते थे और इस इलाके में कितना रौनक रहता था, आप सब लोगों को भी अगर याद होगा तो आप इस बात को समझ सकते हैं। वो रौनक खत्म हो गया। और ये कमलेश पासवान, इसके पहले भी बीजेपी के सांसद रहे हैं, अन्य लोग भी रहे हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। ये लोग कभी इस शुगर मिल को बचाने की या शुगर मिल को बढ़ाने का या अन्य इस एरिया में अन्य प्लांट लगाने का कोई प्लान नहीं बताया। और धुरियापार का चीनी मिल वो भी बंद हो गया। तो ये जो कमलेश पासवान, आज इसकी स्थिति ये है कि ये इस 15 साल में अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाया और ये कमलेश पासवान जनता का कोई विकास नहीं किया, जनता के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया। इसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी, जैसे सांसद बन करके ये भूमाफियागिरी करता है, ये प्रॉपर्टी का धंधा करता है और पद का दुरुपयोग करके दूसरे के घरों पर कब्जा करता है। अभी आपने देखा गोरखपुर में एक कांड हुआ पैनेसिया हॉस्पिटल का। पैनेसिया हॉस्पिटल पर ये कमलेश पासवान गया कब्जा करने, वहाँ के लोगों ने उसको गाली दे करके भगाया। भाई साहब, लोग मारने के लिए गाली दे रहे थे, अखबारों में आया था, मैं अपने पास से नहीं कुछ भी बोल रहा हूँ, वो वायरल हुआ था। और अगले दिन उसने बयान दिया कि मैं तो दलित हूँ, मेरा FIR नहीं दर्ज हो रहा है। आप सोचिए कि तुम दूसरे का प्रॉपर्टी, सांसद बने हो तो दूसरे का प्रॉपर्टी कब्जा करने जाओगे, तो दूसरे की प्रॉपर्टी कब्जा करने के लिए MP और MLA सब भाई बनते हैं सब, और अपना धंधा चलाने के लिए। और जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, जो सपा का प्रत्याशी है, वो तो बरसाती मेढक है। वो 4 साल, आप कभी उससे मिलिएगा, पूछिएगा भाई आप 4 साल 9 महीना कहाँ रहते हैं, बस इतना बता दीजिए। चुनाव में आता है, 3 महीने पहले आता और उसके चुनाव के बाद फिर गायब हो जाएगा। 4 दिन के बाद मोबाइल मिलाइएगा, उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। और एक ये मंत्री भी रहा, विधायक भी रहा है, लेकिन आज तक यहाँ की जनता ये नहीं जानती है कि ये रियल में रहता कहाँ है। मतलब जो नेता अपना घर न जनता को दिखाए, अपना नेता का जीवन सार्वजनिक होता है ना, वो क्या करता है ये मालूम होना चाहिए ना। तो और अकेले कौन रहता है या चोरी से कौन रहता है, चोर रहता है। तो किसी को अपना घर, अपना अड्डा कोई नहीं दिखाता, वो कौन नहीं दिखाता है, या तो अपराधी होते हैं या तो चोर होते हैं। दूसरा और भी मामला होता है, अयास टाइप लोग होते हैं, मैं उनकी बात नहीं करूँगा, वो क्या करता है, क्यों नहीं घर दिखाता है। तो जो कांग्रेस अलायंस का प्रत्याशी है उसका ये हाल है कि वो बरसाती मेढक है, जनता उसको स्वीकार नहीं करिए। और बसपा के प्रत्याशी के मैं क्या बात करूं, वो तो भाजपा का भेजा हुआ बसपा में आदमी है। कल तक वो भाजपा का बहुत अच्छा कार्यकर्ता था, नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास कर रहा था, पोस्टर पूरे इलाके में लगा था और मोहन भागवत के जन्मदिन पर बधाइयाँ दे रहा था। और आज मोहब्बत देखिए भाजपा का और बसपा का, कि भाजपा का कैडर का कार्यकर्ता आज बहुजन समाज पार्टी का रातों रात प्रत्याशी बन गया। तो समझ सकते हैं कि भाजपा और बसपा एक साथ खड़े हो गए हैं। और मुद्दों के आधार पर ये जितने भी नेता हैं, आप इनसे सवाल करिएगा कि आप अपने 5 काम बता दो जो जनहित में आपने किए हैं। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि एक काम नहीं गिना पाएंगे। हाँ, जब आप उनका काम पूछेंगे तो अपने बाप का काम। श्रवण कुमार निराला हूँ, जो एक बार आह्वान करता है तो सब लाखों लोग सड़क पर उतर जाते हैं। तो लाखों लोग मेरे साथ हैं, चुनाव श्रवण कुमार निराला जीतेंगे। इस बार ऐतिहासिक यह रिजल्ट आने जा रहा है। बिल्कुल सर, ये श्रवण कुमार निराला जी किसके साथ हैं? इंडिया गठबंधन के साथ, बीजेपी के साथ? देखिए, बहुत सीधी बात मैं करूँगा आपसे। मानवर काशीराम साहब, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, मानवर काशीराम साहब के विचारों पे चलने वाला आदमी हूँ। मानवर काशीराम साहब ने कहा था भाजपा और कांग्रेस के बारे में, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। ये दोनों गरीबों को काटते हैं, गरीबों को डसते हैं, गरीबों को लूटते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। ये दोनों सांपनाथ और नागनाथ, इन दोनों के मैं खिलाफ हूँ। क्योंकि यही आज जो इंडिया अलायंस है ना, आज का ड्रामा करते हैं सब, हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान खतरे में है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो संसद में प्रमोशन में, दलितों के प्रमोशन में आरक्षण का बिल जब पेश हुआ तो आरक्षण का बिल फाड़ती है समाजवादी पार्टी। ये घटना पूरा देश ने देखा था। समाजवादी पार्टी आरक्षण का बिल फाड़ती है, मतलब आरक्षण का बिल नहीं, संविधान की मूल भावना, मतलब संविधान फाड़ती है। कांग्रेस पीछे से ताली बजा रही थी और भाजपा उत्साह बढ़ा रही थी, हौसला बढ़ा रही थी। तो ये तो वो लोग हैं जो संविधान के खिलाफ हैं, और जो संविधान के खिलाफ हैं वही नौटंकी कर रहे हैं, वही ड्रामा कर रहे हैं, वही दावा कर रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे। तो ये सब बहरूपिये लोग हैं। अकेला 100 गीदड़ों पर अकेला शेर श्रवण कुमार निराला भारी पड़ेगा, संसद में पहुंचने दीजिए। 100 गीदड़ों पर अकेला एक श्रवण कुमार निराला भारी पड़ेगा। नेताजी, अगर बात करी जाए, आप गठबंधन के साथ भी नहीं, बीजेपी के साथ भी नहीं है,
आपकी पार्टी कितने जगह से चुनाव लड़ रही है? चुनाव में सिर्फ एक जगह लड़ रहा हूँ, एक लोकसभा से। श्रवण कुमार तो निराला। आपके लिए क्या नहीं लगता है सर कि बहुत कठिनाई होगी? मान लीजिए कोई सत्ता कठिनाई किसी का बने। आप जी। सिंपल सी बात, मैंने पहले भी आपको कहा मैं अम्बेडकरवादी हूँ। जब मुझे ये जो दलित पिछड़ा कमज़ोर समाज था, जब रास्ते में चलने का हक नहीं था तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिलाया। पढ़ने लिखने का हक नहीं था, बाबा साहब ने। समाज में सम्मान से रहने का हक नहीं था, बाबा साहब ने दिलाया। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सारा अधिकार दिलाए, कभी अपनी सरकार नहीं बनाए थे। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सारा अधिकार हमें दिलाए, कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अपनी सरकार नहीं बनी। तो अकेला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लड़ करके अगर हमको सारा अधिकार दिला सकते हैं, तो एक उनकी औलाद भी अगर जाएगा तो सरकार किसी की भी रहेगी। जनता के हित में मुझे लड़ना है ना, सरकार का गिरेबान पकड़ना हम जानते हैं। नेता के अंदर शऊर होना चाहिए और कैपेसिटी होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि आप जनहित पे कैसे काम कराना है। सरकारें तो गुलाम होती हैं, सरकार किसी की रहेगी। सरकार से हम जनता का काम कराना, जनता बड़ी होती है ना, सरकार थोड़ी बड़ी होती है। तो हम अगर सांसद बने तो जनता के हित में जो भी काम होगा, किसी सरकार की औकात नहीं होगी कि निराला संसद में हो और सरकार जनहित का काम रोक दे। हम काम कराना जानते हैं। काम कराना आप जानते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे सर, लोकसभा अगर बांसगांव की बात करी जाए तो आपकी नज़र से भी कितनी पिछड़ी है? बांसगांव लोकसभा में तो जैसे कोई काम ही नहीं किया ना। बांसगांव लोकसभा को लोगों ने एक हरा भरा एरिया था, ये इसको ऊसर बना दिया, इसको ऊसर बना दिया, जैसे दीमक टाइप के लग गए लोग। हरा भरा का मतलब ये वही बांसगांव लोकसभा है जहां सरदार नगर जैसी शुगर मिल हुआ करती थी, इलाके में खुशहाली हुआ करती थी। ये वही बांसगांव लोकसभा है जहां धुरियापार जैसा इलाका शुगर मिल हुआ करता था, बंद हो गया। आज वहाँ जैसे एकदम बिल्कुल उदासी मायूसी छाई हुई है। और इन जनप्रतिनिधियों ने कोई काम इस तरह का नहीं किया कि इलाके के नौजवानों को रोज़गार मिले। जब नौजवानों को रोज़गार रहता तब न हरियाली नज़र आती, जब घरों में पैसे रहते तब न हरियाली नज़र आती। हरियाली को लोगों ने ख़त्म कर दिया। एक तरह से कहिए एसिड टाइप के लोग हैं, ये सब तेजाब टाइप के लोग हैं। इस इलाके पे इन नालायक लोगों की नज़र पड़ गई और ये इन एक भ्रम में जी रहे हैं कि जनता पार्टियों की गुलाम है, हम काम करें चाहे न करें, ये गधे लोग हैं और ये जनता तो बधुआ मजदूर है, हमको वोट करेगी करेगी। यही भ्रम हम इस बार तोड़ेंगे। जनता किसी की बधुआ मजदूर नहीं है, जनता भी फैसला लेती है। और इस बार जनता लड़ने वाला नेता पाई है। इस बार जनता को लगा कि हमारे लिए पहली बार कोई अपनी बात उठा रहा है, हमारे लिए कोई जेल गया है। श्रवण कुमार निराला वो आदमी है जो सत्ता में रहते हुए सरकार मुख्यमंत्री के सीने पे चढ़ करके अपनी बात करना जानता है। हमारा घर सीज कराया मुख्यमंत्री ने, श्रवण कुमार निराला को रोक नहीं पाए। श्रवण कुमार निराला को जेल भेजे मुख्यमंत्री ने, लेकिन श्रवण कुमार निराला को रोक नहीं पाए। सांसद बन जाएंगे तो भाई साहब, प्रधानमंत्री कोई भी हो, गिरेबान पकड़ करके इस इलाके को मैं हरा भरा बना दूंगा। बिल्कुल, वो तो ताकत होती है सर। लेकिन अगर हम बात करें सर, तो आप किसे अपने प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? लड़ाई आपके साथ किसके है? बहुजन के साथ, बीजेपी के साथ या कांग्रेस? प्रतिद्वंदी का जो मसला है ना, तो ये क्या लगता है आपसे कौन लड़ रहा है? भाजपा वाले को जनता भगा रही है, आप देख रहे हैं, गाली दे के भगा रहे हैं। जो ये कांग्रेस और सपा का अलायंस का प्रत्याशी, वो बरसाती मेढक है, बड़ा वाला गोपाला वाला मेढक है। जनता जान चुकी है कि चुनाव में आता है, चुनाव के बाद गायब हो जाता है। बसपा का जो प्रत्याशी है वो तो 80 साल का, वो कब्र में पैर लटका हुआ मरने वाला आदमी है। दूसरे वो भाजपा का आदमी बसपा में आ गया है। तो इनके तरफ जनता देख ही नहीं रही है। जनता श्रवण कुमार निराला के साथ खड़ी है। हेलीकॉप्टर मत देखिएगा, हेलीकॉप्टर से अंदाज मत लगाइएगा। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, हेलीकॉप्टर वोट नहीं देता है, वोट तो जनता देती है ना। तो गरीब जनता मेरे साथ है। बाकी पहला दूसरा उनका आखिर किसका आखिरी नंबर वो जाने, उनका विषय वो अलग का विषय है। सर, बहुत सारे सवाल अभी मैं नहीं करूँगा, अभी तो चुनाव होना बाकी है। 4 तारीख को जनता तय करेगी कौन सवालों का सरकार जवाब मैं बनेगी। इसलिए बेबाकी से देता हूँ कि काम मेरे पास है। इतने सवाल आप उनसे नहीं कर पाएंगे जो सत्ता में हो, वो भाग जाएंगे। लेकिन श्रवण कुमार निराला का ग्राउंड जीरो पर काम है, इसलिए श्रवण कुमार निराला हर तरह के सवाल के जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सर, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सरदार नगर की जो शुगर मिल है जी, इस पे आपका क्या लक्ष्य है? जिस दिन मैं चुनाव जीत जाऊंगा, सरदार नगर जो शुगर मिल है और सरदार नगर का जो एरिया है, मैं उसी दौर में उसको लौटाऊंगा जिस दौर में कभी बहुत हरा भरा वो शुगर मिल बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा था। पूरी दुनिया की नज़र रहती थी उस शुगर मिल पे, वो इलाका हरा भरा रहता था, खुशहाल रहता था।
तो मेरे लिए तो चूँकि मैं यहीं सरदार नगर के बगल में केवलाचक मेरा गांव, मैं वहीं का रहने वाला हूं, मेरे लिए तो वो बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर श्रवण कुमार निराला एमपी बन जाएंगे तो शुगर मिल को और पूरी लोकसभा की भी मैं बात करूं तो कोई ऐसा औद्योगिक कारखाना, कारखाना फैक्ट्री नहीं होगी जो बंद रहे। मैं सबको चालू कराऊंगा और सबको बेहतरीन तरीके से संचालित कराऊंगा। एक आखिरी सवाल सर, अपने लोकसभा बांसगांव की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं, चूँकि वोटिंग में ज़्यादा समय नहीं बता है, 1 जून को वोटिंग होनी है। बांसगांव की जनता से मेरा यही अनुरोध है कि आप अब सच्चाई के साथ खड़े हो जाइए और मुद्दों के साथ खड़ा हो जाइए। धर्म और जाति के आधार पे नहीं, न्याय आपको चाहिए तो श्रवण कुमार निराला का साथ दीजिए। और श्रवण कुमार निराला का जीवन आम जनता, गरीब जनता के लिए समर्पित है। मेरा 30 साल का पॉलिटिकल लाइफ है, 30-32 साल का मेरा पॉलिटिकल लाइफ है और आज तक शुरू से मैं जनहित पे लड़ता ही रहा हूँ। मेरा छात्र जीवन में भी संघर्ष का इतिहास रहा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्र संघ की राजनीति में मैं रहा हूँ, 2 बार प्रेसिडेंट रहा, वहाँ भी मैं छात्र जीवन में भी जब आपको क्रांतिकारी भी कहते हैं। ये लोगों का बड़कपन भी है, लोगों का प्यार भी है मेरे प्रति। लोग ये भी श्रवण कुमार निराला को कहते हैं कि श्रवण कुमार निराला छोटा कांसीराम है। अगर मानवर कांसीराम साहब जैसे महापुरुष के साथ मेरा नाम जोड़ा जाता है तो ये मेरे जीवन की सफलता है। मैं अपने जीवन को बेहतर मानता हूं और समाज का ये प्यार है, समाज का स्नेह है। मैं तो जीरो बैकग्राउंड का आदमी हूं। आज जहां भी हूं और जो भी मैं काम कर पाता हूं, जो हमारा अंतिम कगार पे जो हमारा समाज खड़ा है, हम उसकी ताकत पे हम खड़े हैं। धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। ये हमारे साथ थे श्रवण कुमार निराला जी, जो अम्बेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। इनसे हमारी बहुत सारी बातें हुई बांसगांव लोकसभा को लेकर, और कहीं न कहीं उन बातों में कितनी सच्चाई है 1 तारीख को जनता तय करेगी। मैं तो ये नहीं कह सकता आप लोग किसका चुनाव करिए, किसे मतदान करिए, लेकिन आपका एक वोट बहुत कीमती है, सोच समझ के मतदान करिएगा। बाकी आप बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी के साथ। अगले जनता के साथ जल्द मुलाकात करवाते हैं। तब